हुनर तो सब में होता है, फ़र्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ये कोट बहुत बहुत सारी बातें जो है वो कन्वे करता है कि टैलेंट तो सब में होता है, ठीक है। उस टैलेंट का आप यूज़ कैसे करते हो, उस टैलेंट को आप डेली स्किल्स में, डेली हमारी जो लाइफ स्किल्स होती है उसमें कैसे अप्लाई करते हो, उससे जो है हुनर जो है और ज़्यादा मशहूर हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपको भी ये करना चाहिए, आपके अंदर जो टैलेंट्स है उसे जो है वो बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लेज़ीनेस में बस पड़े रहना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के टॉपिक्स होने वाले हैं डिस्कशन के ये: सुप्रीम कोर्ट स्टेज आयुष मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन ओमिटिंग की रूल प्रोहिबिटिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन था जिसमें एक रूल ओमिट किया था उसके बारे में बताया है कि उसको जो प्रोहिबिटिंग और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो रूल था उसको जो है वापस स्टे में लाया जाए, उसे वापस एक्टिव किया जाए। क्या है पूरा आर्टिकल, क्या है वो रूल और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उसे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ये सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। मोहनलाल रिजाइंस, AAMA एग्जीक्यूटिव पैनल डिसॉल्व्स, ठीक है। अब मोहनलाल जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। AAMA, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी एक्ट्रेस का जो एसोसिएशन था, इसके जो लीडर थे वो मोहनलाल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर थे ये, ठीक है। ये क्यों हुआ है, क्या क्या ऐसे रीजंस आ गए कि उनको रिज़ाइन करना पड़ गया, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव पैनल जो है वो डिसॉल्व भी हो गया है, ठीक है। तो वो क्यों डिसॉल्व हुआ है, क्या है उसका मेन रीज़न, वो हम आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। केस अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ओवर कोलैप्सेस ऑफ शिवाजी स्टैचू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया गया है। क्यों केस दर्ज किया गया है, जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट था उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, ठीक है। जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है। कहाँ हुआ है ये, ठीक है, क्या है पूरा टॉपिक हम देखेंगे आगे। सतीश कुमार नेम्ड न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, सतीश कुमार को जो है न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के जो है वो नए चेयरमैन जो है वो घोषित कर दिया गया है, ठीक है। CEO भी उन्हें घोषित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, सतीश कुमार की क्या ऐसी पोस्ट थी, उन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वो हम आगे देखेंगे। पर्सनालिटी इन न्यूज़ है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। After phone call with Biden, Modi discusses Ukraine trip with Putin, ठीक है। यूक्रेन की ट्रिप के बाद मोदी जी ने जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है US के प्रेसिडेंट और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन दोनों के साथ में, ठीक है, यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया है। क्या है ये, क्यों डिस्कस किया है उन्होंने, क्या डिस्कशन किया है, क्यों डिस्कशन किया है, वो हम इस आर्टिकल में आगे देखेंगे। उन दोनों के क्या रिएक्शंस थे वो भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। हिमाचल असेंबली पासिस बिल रेजिंग मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 फ्रॉम 18, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग मैरिज की जो एज है विमेन की वो 18 से 21 कर दी गई है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे क्या है इस पूरे बिल का जो है, क्यों बिल एस्टैब्लिश हुआ, क्या रीजंस थे इसके पीछे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। IIL ऑस्ट्रेलियन वर्सिटी डेवलपर नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन। अब IIL ने जो है वो एक नीडल फ्री वैक्सीन डेवलप करी है कोविड-19 की, ठीक है। उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या वो मतलब क्या वो कोविड-19 को जो है वो, क्या वो वैक्सीन जो है क्वालिटी सही है उसकी या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। क्या स्टैंडर्ड्स है उसके, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो भी देखेंगे। इससे ये वैक्सीन डेवलप होने से, नीडल फ्री वैक्सीन डेवलप होने से क्या बेनिफिट होगा वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। CDSCO ग्रांट्स अप्रूवल फॉर मेकिंग RT-PCR टेस्टिंग किट्स टू डिटेक्ट एमपॉक्स इन इंडिया, ठीक है। एमपॉक्स जिसको पहले मंकी पॉक्स बोला जाता था, ठीक है, इंडिया में CDSCO
ने एक अप्रूवल ग्रांट कर दिया है कि एमपॉक्स का जो डिटेक्शन होगा, ठीक है, कि कब कोई भी इंसान को एमपॉक्स है वो कैसे पता चलेगा, आरटीपीसीआर टेस्ट लेके, ठीक है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो हो कोविड-19 के वक्त जो यूज़ करते थे वो ही टेस्ट जो है, वो टेस्ट नहीं, थोड़े इनोवेट करके जो है एमपॉक्स के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका अप्रूवल जो है वो सीडीएसओ ने दिया है। सीडीएसओ क्या बॉडी है, क्या उनके एम है, क्या पर्पस है, क्या किसको एडमिनिस्टर करती है, वो हम देखेंगे। और ये उन्होंने क्यों किया है, ये अप्रूवल क्यों दिया है, और इसमें इंडिया को क्या बेनिफिट होगा इस अप्रूवल से, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। इंडिया ब्राज़ील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डीपन्स एंड डाइवर्सिटेटेड ओवर ईयर्स, ठीक है। इंडिया ब्राज़ील के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया ब्राज़ील का जो रिलेशन है वो बढ़ते सालों में कैसे बढ़ा है, बॉन्ड कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। ओपेक प्लस आउटपुट कट में पुश इंडिया रेफर्स टू सोर्स ऑयल फ्रॉम अमेरिकाज, ठीक है। अब ओपेक प्लस ने जो है, ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो है उन्होंने एक ऑयल से रिलेटेड जो है एक डिसीजन लिया है, ठीक है। अब वो क्या डिसीजन है वो हम आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे, ओपेक कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कल के, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बैन ऑन ई सिगरेट्स इन इंडिया। अब कल हमने देखा कि ई सिगरेट्स और एक बटन नाइफ यूज़ करते हुए जो सेल कर रहे थे उनको 14 लोगों को जो है वो पकड़ा गया है, ठीक है। 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है एनसीआर रीजन में, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी कल की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बैन ऑन ई सिगरेट्स। अब ई सिगरेट्स के बैन के ऊपर ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है वो हमें बताना है, ठीक है। ई सिगरेट्स का प्रोहिबिशन क्यों हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019 bans the production, manufacturing, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of e-cigarettes. Yes, this is correct. ये 2019 के एक्ट में हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स के एक्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सही है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, द एक्ट क्रिमिनलाइजेस द यूज़ of cigarettes by individuals with imprisonment as possible penalty. Yes, this is also correct. imprisonment भी हो सकती है, ठीक है, अगर सीवियर देखा गया, ठीक है, कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो सेल किए जा रहे हैं सिगरेट्स वगैरह, तो उसमें प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। द गवर्नमेंट साइटेड public health concerns and the rising use of e-cigarettes among youth as reason for ban. Yes, this is also correct. आजकल देखा ही है सबने कि सब जो है अलग अलग फ्लेवर्स के वेप जो है वो कंज्यूम करते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बैचलर्स की डिग्री ले रहे हैं वो स्पेशली उनमें देखा जाता है कि वो ई सिगरेट्स का कंजम्पशन इतना ज़्यादा लेवल पे है कि मत पूछो, पता नहीं क्या उनको ओरल एडिक्शन ऐसा हो गया है, निकोटीन का एडिक्शन ऐसा हो गया है कि छुट्टी नहीं है वो आदत, या फिर सिर्फ कूल बनने, कुछ होता है कूल बनने के लिए भी ये सब कुछ करते हैं। सब कुछ नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू शुड प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ऑन एवरीथिंग, ठीक है। आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, आंसर है हमारा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के बारे में कल पढ़ा हमने, ठीक है, जो मुंबई महाराष्ट्र में बदलापुर में जो असॉल्ट हुआ था, ठीक है, माइनर असॉल्ट हुआ था, उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसे 14 डेज़ की कस्टडी में भेजा गया था। ये थी कल की न्यूज़, डिटेल में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। तो उस केस में से पॉक्सो एक्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के लिए ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से सबसे सही स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करता है पॉक्सो एक्ट को, या उससे सबसे ज़्यादा क्या रिलेटेड है वो हमें बताना है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट 2012 इज जेंडर न्यूट्रल एंड अप्लाइज टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। येस, दिस इज़ करेक्ट। 18 साल के नीचे के बच्चे, कोई भी बच्चे, जेंडर न्यूट्रल है ये,
बॉयज़ गर्ल्स और बाकी और भी जेंडर्स जो होते हैं वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। ये जेंडर न्यूट्रल है। पॉक्सो एक्ट जो है सबके ऊपर लागू होता है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ये इंपॉर्टेंट है कि 18 साल के नीचे के बच्चे, ठीक है। ये डेफिनेशन है चाइल्ड का पॉक्सो एक्ट के तहत। The Act mandates the establishment of special court for speedy trial of offences। हाँ, ये भी सही है। अगर जो क्राइम है बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब वो काफ़ी सेक्सुअल माइनर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो असॉल्ट किया है, या फिर किसी माइनर की डेथ हो गई है इस असॉल्ट की वजह से, तो जो है वो स्पीडी ट्रायल्स जो है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। हीनियसनेस देखी जाती है क्राइम की, जितना ज़्यादा क्रिटिकल क्राइम होगा उतना जो है स्पीडी ट्रायल होगा और जो जस्टिस जो है वो दिलाया जाएगा बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सही हो जाता है स्टेटमेंट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर stagnant punishments including death penalties for aggregated sexual assaults। ये भी सही है। aggregated sexual assault पे जो है वो death penalties भी मिल सकती है, तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following years did South Africa join BRICS grouping turning BRIC into BRICS? ठीक है। अब ब्रिक्स कल क्यों न्यूज़ में था? ब्रिक्स कंट्रीज़ कल इस वजह से न्यूज़ में थी कि ब्रिक्स कंट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव लेने की सोची है कि उन्होंने डॉलर के यूज़ की जगह पे, ट्रेड में डॉलर के यूज़ की जगह जो है उन्होंने लोकल करेंसी जो है वो यूज़ करने की सोची है उन्होंने, ठीक है। एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल करेंसी एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कल न्यूज़ में थे ब्रिक्स कंट्रीज़। तो अब ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, हमसे सवाल कर रहा है कि ब्रिक से ब्रिक्स कौन से साल में बना? तो कौन से साल में बना था ब्रिक्स से ब्रिक्स? 2010 में, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुई थी इन कंट्रीज़ की मेंबरशिप में। साउथ अफ्रीका जो है उसे भी मेंबर कंट्री बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक डिस्कशन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज आयुष मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन ओमिटिंग की रूल प्रोहिबिटिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक नोटिफिकेशन था जो रूल नंबर 170 ओमिट करता है, ठीक है। अब ये कहाँ से है ये रूल नंबर 170? ड्रग और कॉस्मेटिक्स रूल 1945 जो रूल्स का वो लिस्ट है उसमें से ये एक रूल है, ठीक है। रूल नंबर 170 ओमिट करता है, ठीक है। प्रोहिबिशन नोटिफिकेशन था आयुष मिनिस्ट्री का कि रूल नंबर 170 जो है वो ओमिट कर दिया जाएगा। बट इस ये जो रूल ओमिट किया है उससे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर होना चाहिए फ्रॉम फॉल्स क्लेम्स, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती है वो जो क्लेम करती है, ठीक है। बेसिकली ये एक्ट जो है ये रूल जो है वो प्रोहिबिट करता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को, ठीक है। आयुर्वेदा और सिद्धा और यूनानी जैसे एडवर्टीजमेंट्स के लिए, ठीक है, इन मेडिकल ड्रग्स या मेडिसिन से के जो वो थे कि जो एडवर्टीजमेंट्स थे उन्हें फॉल्स क्लेम करने से ये रोकता है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस 170 रूल को जो है वो फिर एक्टिव कर दिया है और ये बोला है कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए इसे मॉनिटर करने की और प्रोहिबिशन ना हो, ठीक है। जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती है कभी कभी देखा जाता है, ठीक है, कभी कभी हमेशा ही होता है कि एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया जाता है वो प्रोडक्ट हमें रिसीव नहीं होता, वो बेनिफिट्स प्रोडक्ट के जो एडवर्टीजमेंट में दिखाए जाते हैं वो हमें रिसीव नहीं होते, ठीक है। ज़्यादातर देखा यही जाता है, ठीक है। उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, पॉजिटिव साइट होती है कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है, सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट की जो पॉजिटिव साइट है वो दिखाई जाती है, ठीक है। नेगेटिव साइट नहीं दिखाई जाती है, जिससे जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं। ओवर एग्जैजरेट करके कभी कभी जो है वो दिखाया जाता है इन सारे प्रोडक्ट्स को। तो ये सारे इसी मामले के पीछे इसी के पीछे जो है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। इस को जो
एडवर्टाइजमेंट्स है, ठीक है, कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन हो और फॉल्स हेल्थ क्लेम्स जो है वो ना हो कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज़ अ गवर्नमेंटल बॉडी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन, research, traditional medicine system including Ayurveda, yoga, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रूपा एंड होम्योपैथी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो इन सारे मामलों में जो है वो देखती है, इन सारे मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें चेंजेस की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन सारे मामलों में अगर कोई नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकड्रॉप आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सॉर्ट करती है चीज़ें और वो डिसीजंस लेती है आगे। ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसका प्राइमरी गोल क्या है? ये इंश्योर करता है प्रोपगेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज ट्रेडिशनल सिस्टम्स इनटू ब्रॉडर हेल्थ केयर फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसका मेन प्राइमरी गोल क्या है? जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, ठीक है, जैसे योगा, आयुर्वेदा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब कुछ जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उससे इंडिया के मॉडर्नाइजेशन में जो है वो इंक्लूड करना, कंट्री में वो मतलब इसके जो रूट्स है वो डिसअपियर ना हो, उसके रूट्स तने जो है वो बने रहे, ये कोशिश करता है इन सारी चीज़ों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑल्सो वर्क्स ऑन रेगुलेटिंग प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग रिसर्च इन दिस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन फील्ड, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन फील्ड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन फील्ड है या फिर और भी मेडिसिन फील्ड है, उसमें जो है एक सपोर्ट करता है रिसर्च के लिए, ठीक है। बेसिकली इनका प्राइमरी गोल क्या है कि अपने रूट्स, अपने जड़ों से जो है वो इन्हें बांध के रखना है, आयुर्वेदिक और ये ट्रेडिशंस जो है वो भूल नहीं जाना है मॉडर्नाइजेशन के साथ में, ठीक है। ये इसका मेन गोल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। मोहन लाल रिजाइंस, अम्मा एग्जीक्यूट्स, पैनल डिसॉल्व, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मोहनलाल जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अम्मा एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के, ये अम्मा जो एक बॉडी है, ठीक है, एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, ठीक है, ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मोहनलाल, ठीक है। उन्हें जो है प्रेशराइज़ किया गया था कि वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है। क्यों प्रेशराइज़ किया था? क्योंकि जो ये कमेटी है पूरी, उसके जो लीडर्स है, ठीक है, मेन जो लीडर्स है, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए गए हैं, इस वजह से उन्हें जो है प्रेशराइज़ किया गया कि वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है। अब ये सब क्यों हुआ है, ठीक है, थोड़े दिनों पहले या 1-2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, उस वजह से 2 और फिल्म मेकर्स, एक तो एक्टर सिद्धांत और दूसरे जो है फिल्म मेकर रंजीत, इनको जो है रिज़ाइन करना पड़ गया था क्योंकि इनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो है, एलिगेशंस जो है वो लगे थे, ठीक है। हेमा कमेटी जो है वो 2017 में बन गई थी, ठीक है, जब मी टू मूवमेंट जो है वो पीक पे था, आउटस्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ था उसका, ठीक है, तब जो है वो कमेटी बन गई थी, बट अब तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई थी, ठीक है, प्राइवेट ही थी उसकी रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, बिकॉज जो विक्टिम थे उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना इशू था, इस वजह से वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुई थी। अब जो है वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई है और अब जो है वो जितने जो अक्यूज्ड थे उसमें, उन सब को जो है वो रिज़ाइन करना पड़ गया है। प्रोटेस्ट इतने हो रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशंस लगाए जाए, एफआईआर दर्ज हो उनके खिलाफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, अब जो है अब एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है। इसके पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई थी? बिकॉज ऑफ सेम प्राइवेसी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, विक्टिम की सिक्योरिटी, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरी कमेटी है, ठीक है, अम्मा एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, ये पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई है क्योंकि इसके जो लीडर्स थे उनके ऊपर तो एलिगेशंस लग गए। अब जब प्रेसिडेंट
को ही प्रेशराइज कर सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए, तो बाकी सारे लीडर्स को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। तो ये कमेटी जो है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई है। इस कमेटी के जो लीडर्स हैं वो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर एक जनरल मीटिंग होगी, उसमें जो है डिसाइड किया जाएगा कि इस कमेटी को लीड कौन करेगा, ठीक है, इस एसोसिएशन के लीडर्स कौन बनेंगे, तब डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा क्रक्स है इस मामले का। हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है। विमेन से रिलेटेड कोई भी कमेटी, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्राइम हुआ है उनसे रिलेटेड या फिर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं और वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे भी आगे जाके, क्योंकि विमेन की कंडीशन एकदम से एक रात से तो सुधर नहीं जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे सुधरती है चीज़ें, ठीक है। तो अब कोई भी अगर न्यूज़ में ऐसा टॉपिक है विमेन से रिलेटेड तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स को आपने स्टडी करना है बहुत डिटेल वे में, ठीक है। जब से ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है तब से मैं कंटिन्यूस न्यूज़ में करा रही हूँ, आपको भी जो है इसके अपडेट्स लेते रहने हैं, पता होना चाहिए आपको कि कब क्या हुआ है, क्या चीज़, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, केस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ओवर कोलैप्स ऑफ शिवाजी महाराज स्टैचू। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज का स्टैचू था, ठीक है, रीसेंट कोलैप्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू इन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, ठीक है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका एक स्टैचू बनाया गया था, जिसका इनॉग्रेशन जो है वो मोदी जी ने किया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में उसका इनॉग्रेशन भी किया था, ठीक है। उसका वो जो है वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है, कोलैप्स, गिर गया है, पूरा टूट गया है। तो वो कोलैप्स होने के पीछे जो है जो कंसल्टेंट थे, कंस्ट्रक्टिंग वर्कर्स, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज करी गई है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में और आगे। has led legal action against constructors and structural consultant involved in construction, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर, सबके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। द 35 फुट स्टैचू कितना फुट का था, 35 फुट, ठीक है। स्टैचू विच वॉज अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2023, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दिसंबर 2023 में, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन हुआ था, उसको अनवेल किया गया था, ठीक है। कोलैप्स्ड ऑन August 26, 2024, 26 अगस्त को जो है वो कोलैप्स हो गया है पूरा स्टैचू, ठीक है। कॉजिंग सिग्निफिकेंट एम्बैरेसमेंट टू एकनाथ शिंदे लेट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इस कोलैप्स का जो है एक इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट में भी पड़ता है, ठीक है। एम्बैरेसिंग इम्पैक्ट पड़ा है एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। रीजंस देख लेते हैं कि क्या रीजंस थे कोलैप्स के, ठीक है। कॉज ऑफ कोलैप्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइमरी रिपोर्ट्स द स्टैचू कोलैप्स इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू रस्टिंग ऑफ स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रस्टिंग स्टील जो यूज़ हुआ था उसकी रस्टिंग हो गई थी, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ था उस वजह से, ठीक है। तो ये मेन माना गया है कि इस वजह से जो है वो कोलैप्स हुआ, which weakened the structure. The statue was also reportedly infected by strong winds, ठीक है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक तो रीजनल एरिया हो जाता है, ठीक है, कोस्टल एरिया हो जाता है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो विंड्स भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो विंड्स की वजह से विंड्स भी एक जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना गया है। बट जब आप कोई स्टैचू कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको पता है लोकेशन की, लोकेशन क्या मांगती है आपसे, ठीक है। कोई स्टैचू कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको पता है एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी होंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा चीज़ बनाना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि उस एरिया के एनवायरनमेंट से, उस एरिया के जो लोकेशन है उससे, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्टर्स थे, कंसल्टेंट्स थे स्ट्रक्चर के, उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल रिपरकशंस।
The incident has sparked criticism from opposition parties who blame the state government for inadequacy. ठीक है, क्रिटिसिज्म तो होगा ही अपोजिशन के थ्रू. ठीक है, तो अपोजिशन माना गया है. इंडियन नेवीज रोल, अब इसमें इंडिया के नेवी का क्या रोल है? The Indian Navy, which designed and constructed the statue, has expressed concerns over the incident and has committed to investigate the cause and restoring the statue. ठीक है, इंडियन नेवी का इसमें क्या रोल है? इंडियन नेवी जो है उन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया था इस स्टैचू को. तो उन्होंने ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ. ठीक है, क्या रीज़न थे इसके, मेन रीजंस क्या थे कोलैप्स के, ये देखा जाएगा और रिस्टोर किया जाएगा. ठीक है, फिर एक और बार बनाया जाएगा एक स्टैचू. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? सतीश कुमार नेम्ड न्यू चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड. अब सतीश कुमार जी जो है, सतीश कुमार को नया चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है रेलवे बोर्ड का. ठीक है, इन्होंने जो है ये एक सीनियर ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के. ठीक है, और ये जो है जया वर्मा सिन्हा की पोस्ट संभालेंगे 1 सितंबर से. ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जो है वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह जो है वो ये 1 सितंबर से जो है वो लेंगे. ठीक है, ये एक सतीश कुमार जी जो है वो पहले दलित ऑफिसर है. ठीक है, चेयरपर्सन, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ बनने वाले पहले दलित ऑफिसर है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी चाहिए आपको कि पहले दलित ऑफिसर है जो चेयरपर्सन और सीईओ बन रहे हैं रेलवे बोर्ड के. ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, पर्सनालिटी न्यूज़ में स्पेशली. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इतना है इनके बारे में. ठीक है, ये हाँ बस इतना इम्पॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? आफ्टर फोन कॉल विथ बाइडन, मोदी डिस्कसेस यूक्रेन ट्रिप विथ पुतिन. ठीक है, अब मोदी जी ने जो है अभी रिसेंट विज़िट, आपको पता होगी यूक्रेन की हुई थी मोदी जी की. ठीक है, तो उस विज़िट के बारे में, जो उस विज़िट को ख़त्म करके आने के बाद जो है मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और जो रशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी है. ठीक है, इनसे जो है डिस्कशन करने की कोशिश करी है. जो ऑनगोइंग जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो इस कॉन्वर्जेशन का सेंटर टॉपिक था. ठीक है, इस बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करी है. इंडिया जो है वो इसमें एक बैलेंस अप्रोच निभा रहा है. ठीक है, इंडिया जो है वो मतलब अब कोशिश कर रहा है कि वो, जैसे इंडिया जब मोदी जी जो है वो यूक्रेन गए थे तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी अपनी स्पीच में कि हम जो है वो न्यूट्रल नहीं है, हम पीस के साइड है. तो इंडिया इस बात को निभा रहा है अपनी, और पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. बिठा के दोनों पार्टीज़ को बैठा के समझा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ये जो है वो मोदी जी ने जो है कम्युनिकेशन साधने का जो है नया तरीका बनाया गया है. ठीक है, इससे क्या होता है ना, अब कोई भी कंट्री ग्लोबल लेवल पे जब दो कंट्री के बीच में इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, दो कंट्री के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसे सॉर्ट करने की कोशिश करती है, तो वो एक मतलब उसकी सुप्रीमसी और एक समझदारी जो है वो दिखाती है. ठीक है, तो एक इंडिया को जो है ग्लोबल पावर जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो सिद्ध करता है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर है, और जो वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी है इंडिया अपने एंड से. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इंडिया की सुप्रीमसी के ऊपर. ठीक है, इंडिया को जो है वो ग्लोबल पावर जो है इसमें कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, ऐसे आपको भी करना चाहिए समझदारी वाली बातें कि अगर किसी में आपके दोस्तों में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ को बिठा के समझाइए. ठीक है, वो ही जो है मोदी जी कर रहे हैं, दोनों पार्टीज़ को समझा के बिठा के. कॉन्फ्लिक्ट वॉर से कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन ही होती है. उससे बेटर है कि हम बैठ के सुलझा ले कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए. दोनों जो है अगर एक म्यूचुअल कंसेंट पे आ गए, म्यूचुअल डिसीजन पे आ गए तो सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इससे जो है वो मीडिएटर जो होता है उसको समझदार माना जाता है, उसकी समझदारी इसमें देखी जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हिमाचल असेंबली passes bill raising marriage for women
टू 21 रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन फ्रॉम 21 to 18। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश ने जो है हिमाचल प्रदेश चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 में ये बोला है कि जो मैरिज की एज है, ठीक है, वो 18 से 21 करी जाएगी। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश असेंबली का। ये बिल जो है इनका मॉनसून सेशन में जो है वो डिस्कस हुआ है। ठीक है, ये बिल जो है वो हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया है, जो बिल जो है वो बताया गया है। ठीक है, ये बिल बहुत अनोनिमस था, मतलब एकदम सडनली राइज किया, और जो है बिल का प्रोसेस अभी मैं आप आगे डिस्कस करूँगी कि एक बिल जो है वो कैसे बिल या एक्ट बनता है, कैसे उसको गवर्नर जो है वो अप्रूव करते हैं, फिर जाके वो जो है बिल जो है वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये बिल जो है वो बहुत अनोनिमस था। अनोनिमसली एक दिन जो है मिनिस्टर्स ने आके ये सजेशन दिया कि आप इस बिल को पास कर दीजिए। ठीक है, और इस पे कोई डिबेट्स नहीं हुई। ठीक है, विद ज़ीरो डिबेट्स दिस बिल वाज पास्ड। अब जो है अब इस वक्त जो है वो गवर्नर के पास गया हुआ है ये बिल अप्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं बिल जो है वो कैसे पास होता है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल कैसे पास होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ असेंबली MLA introduces the bill in assembly. If the minister introduces the bill, it is called government bill, and if MLA introduces, it is called private member bill. ठीक है, जब मिनिस्टर्स कोई बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। और जो MLAs होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अगर बिल पास करने की कोशिश करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये पूरा प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, द मिनिस्टर्स मस्ट गिव रिटन नोटिस टू असेंबली सेक्रेटरी एट लीस्ट 7 days बिफोर द इंट्रोडक्शन टू रिक्वेस्ट द परमिशन। ठीक है, अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को जो है, जो भी मिनिस्टर को ये बिल पास करना है या बिल को इंट्रोड्यूस करना है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। एटलीस्ट 7 days प्रायर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर क्या मैं ये बिल प्रस्तुत कर सकता हूँ, क्या मैं ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, उनके अप्रूवल के बाद ही जो है वो बिल आगे बढ़ाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, आफ्टर द बिल इज इंट्रोड्यूस इट इज़ पब्लिश्ड इन दी गैजेट। ठीक है, गैजेट में पब्लिश होता है ये। ठीक है, उसके बाद डिबेट होती है। ठीक है, दोनों द बिल इज़ देन डिबेटेड एंड डिस्कस्ड इन दी असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल डिस्कस होता है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट किया तो क्या प्रॉब्लम्स राइज हो सकती है, क्या बेनिफिट्स होंगे इसके। ठीक है, क्या बैकलैशेस देखा जा सकता है, इस बिल के अलावा क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस बिल से संबंधित कौन से इनिशिएटिव और ले सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस होता है असेंबली में। ठीक है, आगे वोटिंग होती है। द बिल इज़ पास्ड इफ़ इट रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अगर मेजॉरिटी मिलती है वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलती है बिल को, तो ही ये बिल जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चेंबर, द बिल इज देन सेंट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद फॉर further consideration. The council can pass the bill without amendment, pass it with amendments, and return it to the assembly, reject it or keep it pending for 3 months. If the council takes action, the bill must go through the same process again, including first reading committee, second reading and third reading committee. ठीक है, अब वोटिंग के बाद में जो है ये बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास चला जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उस बिल को पास करने से पहले जो है पास बिल विदाउट अमेंडमेंट्स, पास इट विथ अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू असेंबली। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकती है, ये बिल जो है बिल को अमेंडमेंट्स के साथ, चेंजेस के साथ जो है वो पास कर सकती है, या ऐसे भी पास कर सकती है कि बिल एज इट इज़ पास कर दिया आगे। ठीक है, बट अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी कर सकती है कि जो बिल है वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो वापस भेज सकती है और बोल सकती है कि इसमें कुछ और इनोवेशन करके लाइए, फिर हम आगे पास करेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद क्या होता है कि
या जो बिल है, वो जो बिल होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आने के बाद जो है बिल पूरे प्रोसेस के साथ में फिर बार दोबारा जो है वो घूम सकता है। अगर किसी बिल को रुकाना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो वो रुका सकते हैं। गवर्नर्स असेंट, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज क्या आती है, गवर्नर्स असेंट की। फाइनली द बिल इज सेंट टू गवर्नर्स फॉर इज असेंट, ठीक है, गवर्नर के पास भेजा जाता है बिल, ठीक है, गवर्नर जो है वो अप्रूव करते हैं इस बिल को, तो ये बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। IIL ऑस्ट्रेलियन वर्सिटी डेवलप नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन। अब IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने जो है एक नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन जो है वो डेवलप करी है। ठीक है, क्या है उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। इन कोलैबोरेशन विथ ग्रिफिन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिन यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ ये एक इनिशिएटिव लिया है किन्होंने, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने ये किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ जो है इनिशिएटिव किया है। हैज़ डेवलप्ड अ लाइव एंटीन्यूटेड नीडल फ्री इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, ये नीडल फ्री इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन उन्होंने डेवलप करी है। ठीक है, दिस वैक्सीन यूजिंग codon deoptimization technology offers a non-invasion alternative for traditional injections and aim to boost immunity against SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 जो है वो कोविड-19 का एक स्ट्रेन है, ठीक है, एक वेरिएंट है, उसके अगेंस्ट जो है ये वैक्सीन काम करेगी। ठीक है, और ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी। ठीक है, द वैक्सीन इज डिजाइंड एज अ बूस्टर एंड हैज़ शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन एनिमल स्टडीज़। ठीक है, एनिमल स्टडीज़ में इस वैक्सीन ने जो है वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो करे हैं। आगे बढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिंग बोथ सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, सेफ्टी और स्टेबिलिटी को भी जो है इस वैक्सीन ने जो है वो दिखाया है एनिमल स्टडीज़ में। दिस इनोवेशन कुड play a significant role in improving global vaccine efforts by making the process more accessible and less painful। ठीक है, नीडल फ्री करने का क्यों लिया है ये इनिशिएटिव कि वो पेन फ्री हो। ठीक है, पेनफुल वे में ना हो, पेन फ्री हो। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है, इंडिया ब्राज़ील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डीपेंड एंड डाइवर्सिफाइड ओवर ईयर्स। इंडिया और ब्राज़ील की रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं। अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया ब्राज़ील एस्टैब्लिश इन 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया और ब्राज़ील की पार्टनरशिप। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ सिग्निफिकेंटली डीपेंड द डाइवर्सिफाइड ओवर द ईयर्स now encompassing wide range of areas including defense, space, security, technology and people to people relations। ठीक है, अभी रिसेंटली देखा गया था कि इंडिया है उन्होंने जो है ब्राज़ील के साथ में स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो साइन किए थे। किसके ऊपर फोकस था उनका, डिफेंस, स्पेस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक टाइज का, उसी के बारे में है ये आर्टिकल, बता रहा है इंडिया ब्राज़ील के रिलेशन। रीसेंट डिस्कशन पर्टिकुलरली एट 9th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग हैव रीइंफोर्स्ड देयर कोऑपरेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस में जो डिस्कशन हुआ 9th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट मीटिंग में जो है उन्होंने जो है इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया है। काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो साइन किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। CDSCO ग्रांट्स अप्रूवल फॉर मेकिंग RT-PCR टेस्टिंग किट्स टू डिटेक्ट एमपॉक्स इन इंडिया। ठीक है, अब एमपॉक्स की डिटेक्शन के लिए जो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल ग्रांट किया है एमपॉक्स के लिए। ठीक है, एमपॉक्स के लिए जो टेस्टिंग होगी वो RT-PCR टेस्ट किट्स के साथ होंगी। ठीक है, जो आपने कोविड में देखा होगा, कोविड के जो टेस्ट होते थे वो RT-PCR किट्स के ऊपर होते थे, वैसे ही जो है एमपॉक्स के लिए भी एक RT-PCR टेस्ट किट डेवलप करी जाएगी, उसी के ऊपर जो है वो डिटेक्शन होगा एमपॉक्स का। ठीक है, ये इंडिया का जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, ये इंडिया का इनिशिएटिव है, ये इंडिया को जो है वो इंडिया के बारे में बताता है कि ये इंडिया जो है वो
प्रिपेयर्ड है अपने आने वाले डिजीज़ के लिए, ठीक है। आगे आने वाले अगर कोई डिजीज़ होंगे, उसकी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें चेंजेस हम बहुत तुरंत ला सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल उसको डिफ़ाइन करता है, ठीक है। CDSO एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए है, ठीक है। ये बॉडी जो है वो क्रूशियल रोल निभाती है, सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी मॉनिटर करती है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस होती है उनकी, ठीक है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है, ठीक है, टेस्ट किट्स को इंडिया में बनाने का, ठीक है, RT-PCR टेस्ट किट्स को बनाने का इंडिया में, वो इनिशिएटिव मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का में एक कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार है, प्रिपेयर्ड है, ये दर्शाता है ये आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। OPEC प्लस आउटपुट कट में पुश इन इंडियन रिफाइनरी सोर्स ऑयल फ्रॉम अमेरिकाज, ठीक है। OPEC आउटपुट के बारे का डिसीजन है, OPEC प्लस कंट्रीज का डिसीजन देख लेते हैं। OPEC प्लस कंट्रीज have decided to extend or deepen production cut to stabilize और increase global oil price, ठीक है। जो global oil price है उसको increase करने का decision जो है वो लिया गया है, cut in increase देखा गया है, ठीक है। stabilize करने की कोशिश करी गई है जो increase है oil prices में। This decision impacts major oil importing countries like India, ठीक है। oil जो import करती है वो countries को जो है ये impact करता है। impacts on India देख लेते हैं। increased oil prices, the output cut by OPEC plus are likely to drive up global crude oil prices, increasing India's import bills as the wide third largest oil importer, ठीक है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ऑयल का। तो इसमें क्या होगा, इंडिया के ऊपर इंक्रीज प्राइस का जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। Inflammation pressure, high oil prices can lead to inflationary pressures in economy as the cost of transportation and manufacturing rises, ठीक है। transportation manufacturing का cost जो है वो भी बढ़ेगा, उससे भी जो है एक inflationary pressure जो है वो create होगा इंडिया पे। OPEC कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। OPEC का क्या फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसके मेंबर्स जो है 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है अभी तक OPEC के मेंबर्स है। कौन से है, प्राइमरीली फ्रॉम मिडिल ईस्ट, ठीक है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सऊदी अरब, इराक, ईरान, वेनेजुएला, ठीक है। 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उसके मेंबर है। फाउंड कब हुआ था, है 1960 में फाउंड हुआ था। OPEC प्लस क्या है, अब OPEC प्लस के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ OPEC प्लस वाज फॉर्म्ड इन 2016 व्हेन OPEC कंट्रीज अलाइड विद 10 एडिशनल नॉन OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लेड बाय रशिया, ठीक है। OPEC के जो कंट्रीज़ है उन्होंने जब नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ में अलाइनमेंट दिखाई तो उसे OPEC प्लस बोला गया, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंट्री के ग्रुप को OPEC प्लस बोला गया, जो रशिया लीड कर रहे हैं अभी। और ये फॉर्म कब हुआ था, 2016 में फॉर्म हुआ था। मेंबर कौन से है, ये इंक्लूड 13 OPEC मेंबर्स प्लस 10 नॉन OPEC कंट्रीज लाइक रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान एंड अदर्स, ठीक है। 13 जो है OPEC मेंबर्स और रशिया, कजाकिस्तान, ऐसे और भी मेंबर्स जो है इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था OPEC कंट्रीज़ के बारे में पूरा टॉपिक, ठीक है। OPEC कंट्रीज़ को आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ है, क्या उसका गोल है, ये भी पता होना चाहिए। आज का आर्टिकल अब यही हम समाप्त करते हैं। आज के आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट OPEC प्लस। OPEC प्लस इंक्लूड्स बोथ OPEC मेंबर्स एंड नॉन OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब इसमें बताना है हमें, क्वेश्चन में आंसर बताना है कि OPEC प्लस जो OPEC प्लस के जो मेंबर कंट्रीज़ है उस OPEC प्लस के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से सबसे सही कौन सा है OPEC प्लस कंट्रीज़ के बारे में स्टेटमेंट, वो बताना है। OPEC प्लस वॉज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। OPEC प्लस एम्स टू स्टेबलाइजिंग ग्लोबल प्राइस थ्रू
थ्रू कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्शन कट और इंक्रीजेस। ठीक है, ये बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ अ बिल इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज करेक्ट। इसमें से जो बिल पास होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल जो पास होता है उसके बारे में बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट उसे जो है डिफाइन करता है। अ बिल रिक्वायर्स असेंट of the governor before it can be introduced in legislative assembly. A bill can become a law only after it is passed by both legislative assembly and legislative council. A money bill can be introduced only in legislative assembly. Legislative assembly cannot aimed a bill after it has been passed in legislative council. ठीक है, ये चारों में से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है जो बिल पास होता है उसके बारे में बताना है हमें। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा प्लीज़। Which of the following statement is correct about Central Drug Standard Control Organization? CDSCO के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी बॉडी है वो, क्या आज की न्यूज़ में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने पढ़ा। आपको अगर रिवाइज करना है तो पीछे जाके आप देख सकते हो। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, CDSCO इज़ द नेशनल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ वैक्सीन एंड मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। CDSO functions under Ministry of Health and Financial Welfare. CDSO is responsible for approving new drugs and regulating clinical trials. All of above. ठीक है, इन तीनों में से बताना है CDSO के बारे में कि CDSO के बारे में तीनों में से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा।